का हार्दिक अभिनंदन। मेरे आने का मकसद ये है कि मुझे समाज कल्याण बोर्ड की जिम्मेदारी मिले राजस्थान सरकार में, और शायद मैं ही एक ऐसी व्यक्ति हूँ जिसे समाज कल्याण बोर्ड पूरे भारत में चलाने का दायित्व दिया गया है। क्योंकि 2017 में नीति आयोग के रिकमेंडेशन पर मोदी सरकार ने समाज कल्याण बोर्ड, जो सबसे पहला बोर्ड था भारत सरकार बनने के बाद, आज़ादी के बाद, उसे भंग करने का मानस बनाया और एक प्रशासक वहाँ पर बैठा रखा है और राज्यों को ये सूचित किया कि हमें समाज कल्याण बोर्ड संचालित नहीं करना चाहते। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसको अपना दायित्व समझा कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनी सरकार के माध्यम से जो लोक कल्याण की योजनाएं होती है इसे जनता तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम होना चाहिए जो सुदृढ़ माध्यम हो और जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर दूर दूर तक हो, जो समाज कल्याण बोर्ड के पास है। इससे इसे पुनर्जीवित किया गया अधिसूचना के माध्यम से। और मैं समझती हूँ कि ऐसा करके केंद्रीय मोदी सरकार ने कुठाराघात भी किया है, क्योंकि जितने भी बोर्ड्स अभी संचालित हैं और या कमीशन हैं वो सब समाज कल्याण बोर्ड के बनने के बाद हुए थे। कुछ तो 80 के दशक में जिसका उत्पत्ति हुई, चाहे महिला आयोग हो, निःशक्त जन आयोग हो, ये सब पार्लियामेंट के एक्ट से या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पर बने। लेकिन आप सब जानते हो समाज कल्याण बोर्ड का दायरा बहुत बड़ा रहा। इसमें केंद्र राज्य का सहयोग होता था, फाइनेंशियली भी और कर्मचारियों के रूप में भी। तो ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी ने इसलिए निर्वहन की क्योंकि इस बोर्ड के पास कर्मचारी भी थे और उन कर्मचारियों का भविष्य भी अधरजूर में लटक गया था। तो पहले उनको स्थायित्व देना, उनका मर्जर करना, इस बोर्ड के गठन करने का काम किया। आज हम लोग जो जिलों में जा रहे हैं उसमें हम लोग ये समझते हैं कि हमारे सामाजिक अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालित जितने भी सेंटर्स हैं, मसलन MR सेंटर हो, नारी निकेतन हो, बाल वाटिका हो या फिर अपने हॉस्टल्स हो, इन सब का हम एक तरह से मॉनिटरिंग करते हैं और उसके बाद वहाँ कोई कमी पाई जाती है तो उसको सूचित करके उसको सुदृढ़ करने का काम करते हैं। और इसके अलावा अभी आगामी समय बजट भी आने वाला है, तो उसमें यदि कुछ इंडक्शन करवाना हो, इनकी कोई मांग हो, जैसा एक प्रतिवेदन मुझे अभी सामाजिक अधिकारिता विभाग ने दिया है, उसका फीडबैक लेना और उसके साथ ही उसमें कुछ और जुड़वाना हो तो उसका प्रयास हम कर रहे हैं। अब तक जो मैं जिलों में गई हूँ उससे मुझे संतोष इस बात का है कि केंद्र के असहयोग के बावजूद राजस्थान सरकार ने समस्त योजनाओं को जारी ही नहीं रखा, वरन नवीन नवाचार उसमें जोड़ करके उन योजनाओं को और कंसोलिडेट किया है। तो ये सारी स्थितियाँ इसलिए अच्छी हैं क्योंकि समाज कल्याण का तात्पर्य यही होता है कि समाज के हर तबके से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर अवेयरनेस हो, योजनाएं उन तक पहुँचे और उसका लाभ उनको मिल सके। एक तरफ केंद्रीय मोदी सरकार आम व्यक्ति को लाभार्थी करार देकर के उसे वोटर समझती है, हम आम व्यक्ति उसको हक देकर के उसे हकदार बनाते, हिस्सेदार बनाते शासन व्यवस्था में और उसके लिए बनने वाली योजनाओं में हिस्सेदार बनाकर उसको मजबूती प्रदान करते, उसे सुदृढ़ बनाने का काम करते हैं। अभी जो सरकार की योजनाएं चाहे महिला अधिकारिता के माध्यम से हो, बाल अधिकारिता या सामाजिक अधिकारिता के माध्यम से हो, वो इतनी सर्वस्पर्शी कि कोई भी वर्ग अछूता नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल हमें VC के माध्यम से बजट के लिए जोड़ा कि हम सुझाव दें, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या सुझाव दें क्योंकि हर जो पहलू है उसको इन्होंने टच किया है। अनुप्रीति कोचिंग योजना चल रही है जिसमें जो बच्चे हैं मेधावी बच्चे, वो चाहते हैं कि उनको सरकारी सहायता मिले, वो उनको मिल रहा है। महिलाओं की पेंशन में इंक्रीमेंट किया, केंद्र ने तो बल्कि राशि घटाई, सरकार ने उसको बढ़ा करके और जनता को देने का काम किया है। तो मेरा ये मानना है कि जब समाज कल्याण विभाग जो हुआ करता था, पहले इसका नाम समाज कल्याण विभाग ही था, सामाजिक अधिकारिता विभाग नहीं था और बोर्ड से ही नया मिनिस्ट्री बनी थी। ऐसे बोर्ड को भंग करके सरकार, केंद्रीय मोदी सरकार ने एक तरह से जनता के साथ विश्वासघात किया है, लेकिन राजस्थान सरकार ने उसे पुनर्जीवित करके जनता के विश्वास को कायम करने का काम किया। आपने यदि अनुभव किया हो तो केंद्र सरकार का जो सहयोग मिलना चाहिए राज्यों को, वो 15th और 14th फाइनेंस कमीशन के अनुसार 4142% होना चाहिए था, जब सिर्फ 30% है। मनरेगा के पेटे में राज्यों का जो कोटा है उसमें 10,000 करोड़ की दरकार है, जिसे सरकार दरकिनार कर रही है, केंद्र सरकार उसका भी वहन राज्य सरकार कर रही है। इतना ही नहीं, केंद्रीय शहरी रोजगार योजना शहरी रोजगार योजना का भी सृजन इस राज्य में किया गया, जिस राज्य ने फ्री मेडिसिन स्कीम को अपना करके अब चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना भी दी है। आज राजस्थान की जनता सौभाग्यशाली है कि उसे एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ता अपने स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए, उसे स्वस्थ रहने के लिए। और इसके साथ ही मैं समझती हूँ कि केंद्र ने जो कुठाराघात किया है पूरे देश के साथ, वही है कि पूंजीपतियों के 10 लाख करोड़ के पैसे को राइट ऑफ कर दिया। वो इतना बड़ा पैसा है जो बड़े राज्यों, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ऐसे राज्यों के बजट से भी ज़्यादा है। तो ये सारी स्थितियाँ देश के अनुकूल नहीं है और मेरा ये मानना है कि अगर हम जनता के बीच में जाते हैं तो आज सरकार के प्रति जनता में कोई आक्रोश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश रैलियाँ आयोजित कर रही है, लेकिन जनता का जनचुनाव उससे नहीं है। इसका सीधा तात्पर्य कि प्रदेश की सरकार ने बेहतरीन काम करके जनहित में जो योजनाएं बनाई है उसका लाभ जनता को मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही मानना है कि हम जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के बीच में जाएं,
इसको देखें कि हम किस प्रकार से इन योजनाओं का लाभ जनता को दे पा रहे हैं। और यही काम करने के लिए हमारे बोर्ड्स के चेयरपर्सन, हमारे मंत्री, हमारे समझ जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जाते हैं और हमारे पास एक सकारात्मक फीडबैक इसको नहीं है। इक्का दुक्का प्रकरण होते हैं जिसमें लोग जो स्कॉलरशिप की जिसको आवश्यकता होती है उसका वो एक्सपीडाइट नहीं हो पाता, तो हम लोग इसको सुनिश्चित करते हैं क्योंकि डायरेक्टरेट में जो हमारा ऑफिस है वहीं पर स्कॉलरशिप पालन और योजना के भी कार्यालय संचालित हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई वंचित व्यक्ति है या बच्चा है या कोई पेंशन से वंचित महिला या वृद्ध है तो हम उसको फैसिलिटेट करने का प्रयास करते हैं। पर आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि केंद्र ने असहयोग करके स्कॉलरशिप्स के पैसे को भी बंद कर दिया। ऐसे में सारा ओनस राज्य सरकार पर आ गया, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने न सिर्फ पेंशन को इंक्रीमेंट किया है वरन उसके लाभार्थियों की संख्या भी बढ़ी। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पेंशन राजस्थान में दी जा रही है। कहीं कुछ कमी होती है तो उसको सुदृढ़ करना हमारा दायित्व है। आपने संज्ञान में ला कर दिया, उसका कैसे निस्तारण हो सकता है, कैसे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है जो संलिप्त है, इसको हम सुनिश्चित करें। देखिए, वो नारी निकेतन का प्रकरण नहीं था, वो बाल संरक्षण गृह का प्रकरण था, बालिका संरक्षण गृह का। मैं समझती हूँ कि हर जगह कहते हैं ना, एक टोकरी है तो उसे बैड एप्पल्स होते ही होते हैं, तो आपको उसकी छटनी करनी है। और मीडिया को भी साधुवाद देते हैं कि मीडिया के साथियों ने भी इसमें सहयोगात्मक रवैया अपनाकर ऐसे प्रकरणों का खुलासा किया। राज्य सरकार में ऐसी चीज़ों को लेकर किसी जीरो टॉलरेंस है, और जब जीरो टॉलरेंस है तो ऑब्वियसली हम ऐसा कोई भी प्रकरण होगा तो उसके लिए जो दोषी होंगे, संलिप्त होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और जो आपने उदयपुर का प्रकरण बताया उसको सरकार ने संज्ञान में लेकर के उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर। देखिए, जो प्रोस्टिट्यूशन का जो कारक होता है उसके बहुत से सोर्स हो जाते हैं। अब जैसे स्पा सेंटर की बात कर रहे हैं और भी कई चीज़ें होती हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही तरीका है कि जहां आपको जानकारी मिले, एक सुधी नागरिक के तौर पर उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को देनी चाहिए। और उसके बाद यदि कार्रवाई नहीं होती तो उसको हम सुनिश्चित करेंगे कि जो अधिकारी इसको नहीं मॉनिटर कर रहे हैं या इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करें, उनके बारे में हम जानकारी मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएँ। देखिए, मैं आपकी इस बात से वाकिफ़ नहीं रखती, इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी की प्रतिनिधि हूँ या मैंने प्रवक्ता के तौर पर काम किया है। देखिए, मेरे पास एक लंबा अनुभव है। मैं आंकड़ों की बात यदि करें तो जो आंकड़े एनसीआर भी देता है उसको किसी प्रकार से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इस राज्य में जब से हमारी सरकार बनी है, इससे पूर्ववर्ती समय में सरकार बनी थी, महिला सुरक्षा को लेकर हमारी एक संकल्पबद्धता रही है। और यही कारण है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने थाने मक्काजी प्रकरण को एक मुद्दा बनाया था चुनावी समय में, तब मुख्यमंत्री जी ने पुलिस में एसपी को नोडल एजेंसी बना करके ये सुनिश्चित किया था कि प्रताड़ना की शिकार महिला यदि थाने में न्याय नहीं मिलता तो उस एसपी को जाकर के रिपोर्ट करेगी। अगर सरकारी पोर्टल पर भी आप दर्ज करवाते हैं 24 घंटे में कार्रवाई होती है। जब महिलाओं में ये जागृति आ गई, ये विश्वास पैदा हुआ, तो केसेस के रजिस्टर होने की संख्या बढ़ने लगी। और जब केसेस रजिस्टर होते हैं, उनका निस्तारण होता है, तो आपको लगता है कि आंकड़े ज़्यादा है। यदि तुलना करें उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से जो भाजपा शासित है, या किसी और राज्य से जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ तो राजनीतिक संरक्षण में महिला की प्रताड़ना तक का कोई समाधान नहीं हो रहा। हमारे यहाँ यदि किसी मामले को का खुलासा होता है तो किसी को बख्शा नहीं जा रहा। महिलाएं सुरक्षित है, ऐसा मैं नहीं कह रही कि पूरी तरह सुरक्षित है, वो किसी भी देश में ऐसी आदर्श स्थिति नहीं है क्योंकि इस जेंडर के प्रति बाइसेस सोसाइटी में। लेकिन महिला की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, उसे न्याय दिलाने के लिए हम सब कृत संकल्पित हैं। संज्ञान में आने पर उसे न्याय दिलवाया जाता है, प्रक्रिया को एक्सपीडाइट करवाते हैं, और अगर हमें पहले से कोई जानकारी होती है तो उस पर भी हम अंकुश लगाने का प्रयास करें। देखिए, जो चाइना है उसमें, यूके में, यूएसए में और कुछ एक देशों में ये वेरिएंट आया, इसमें कोई दौरा नहीं। भारत में ऐसे इक्का दुक्का केसेस आए, लेकिन हमारी स्थिति में और उनकी स्थिति में डिफरेंस है क्योंकि चाइना ने कभी भी अपने जो पॉपुलेशन थी उसको इम्यूनाइज नहीं किया और वहाँ पर ये स्थिति भयावह होती जा रही है। ये बात ठीक है, कोरोना के प्रति सावचेत होना चाहिए, लेकिन एक यात्रा को टारगेट करना और उसी के लिए आप एक पत्र लिखते हो, आपकी पैरेलल यात्रा जनाक्रोश यात्रा यहाँ चलती है। यहाँ की जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ट्वीट करते हैं, वीडियो डालते हैं, उसमें वैसी भीड़ है, उसको कोई मार्गदर्शन नहीं है। तो शुद्ध रूप से हमारी यात्रा में लाखों की संख्या में जो जन जुड़ाव हो रहा है, उससे लेकर के विचलित है भारतीय जनता पार्टी, और ये पत्र लिखा जा रहा है। उनको भय इस बात का है कि यात्रा बहुत सफलता के साथ बिना किसी व्यवधान के राजस्थान से पार होकर हरियाणा पहुंच चुकी है। हरियाणा के बाद पंजाब, दिल्ली और उसके बाद जम्मू कश्मीर जाएगी। जम्मू कश्मीर में जब वो तिरंगा फहराएंगे तब भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट विचलन और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ये यात्रा शुद्ध रूप से देश को जोड़ने की यात्रा है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, जनता को एक विश्वास दिलवाने की यात्रा है, उसके मुद्दों को मुखरता देने की यात्रा है। इन सबसे इनको विचलन है और इनको लगता है कि इनके जो छद्म रूप से जारी किए गए एजेंडा का खुलासा हो रहा है, भांडाफोड़ हो रहा है, इससे इस विचलन में एडवाइजरी जारी की। यदि उनको सचमुच में चिंता है तो सबसे पहले पार्लियामेंट में मास्क लगवाने चाहिए थी और एडवाइजरी जारी करके जनता को सावचेत करना चाहिए था। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और ज़्यादा
एक चेतावनी देकर कि उसको एक्टिवेट करना चाहिए था, वो सब नहीं करके सीधा पत्र लिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि विचलित हैं, बौखलाए हुए हैं और इनको लग रहा है कि आधार इनके चूल्हे हिल रहे हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि गैर मुद्दे को हवा देने की कवायद इस देश में जारी है, और ये कवायद तब होती है जब आप मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। टॉपिकल इश्यूज़ में आप फेल हो गए, आपके वादे खोखले साबित हो रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? कोई गैर मुद्दा उठाएंगे, उसको हवा देंगे और जनता की भावनाओं में उद्वेलन पैदा करेंगे। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है देश के लिए। देश को दरकार अच्छा रोज़गार मिल सके, हमारी इन्फ्लेशन रेट कम हो। आज कल ही देखिए जो RBI की कमेटी है उसने ये स्थिति स्पष्ट की कि ग्रोथ के फैक्टर में भारत सरकार बहुत पीछे है। आज आप देखें तो 42% जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और ये निरंतर बढ़ती जा रही है। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट है नहीं, और जिस प्रकार से हमको जॉब क्रिएशन करना चाहिए वो हो नहीं पा रहा। अभी आपने एक रिपोर्ट आई भारत सरकार की जिसमें जो लोन दिया जाता है बच्चों को पढ़ने के लिए, वो लोन बच्चे लौटा नहीं पा रहे क्योंकि बहुत अच्छे जॉब्स क्रिएशन नहीं हो रहे जिससे कि वो आर्थिक रूप से उसका लौटाने की स्थिति में आ सके। तो जब ये मूल मुद्दे हो जाते हैं, आप जिस महिला सुरक्षा की बात करें, देश में स्थिति बहुत भयावह है राजस्थान की तुलना में। तो ऐसे में महिलाओं से, बच्चों से जुड़े मुद्दों को लेकर, आम व्यक्ति से जुड़े मुद्दों को लेकर के जब सरकार कटघरे में हो तो ऑब्वियसली ऐसे मुद्दों को हवा देने का प्रयास किया जाता है, जो निंदनीय है।